हेलो टीयर आर, मैं चंद्रभान प्रसाद और दलित नोट पावर पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोहरे साहब से हमारी बातचीत जारी है। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। आपसे हमारी जब भी फ़ोन पर बात होती है तो आप दलितों के में बिजनेस की बात करते हैं। आप बहुत कम अफसर ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारी है वो बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है। कब से आपके मन में ये आया कि हमें बिजनेस भी करना चाहिए? एक्चुअली ऐसा हुआ 2005 में जब मैं रिटायर हो गया और प्रमोशन में हाईएस्ट पोस्ट से हम रिटायर हुए थे एज चीफ जनरल मैनेजर। तो बच्चे भी हमारे दोनों ठीक ठाक निकल गए थे, तो हमें बच्चों की कोई फिक्र नहीं थी। तो मैंने कहा क्या करें, तो फिर हमें यही लगा कि मैं मार्केट से जुड़ जाता हूँ। तो मैंने म्यूचुअल फंड का काम शुरू किया 2006 से और करीब 2013 तक, चूँकि हमारा मकान का लोन भी लिया था 10 लाख, तो उस समय 13,000 उसकी किस्त जा रही थी मकान की और 11,000 मुझे पेंशन मिलती थी। तो मुझे रिटायरमेंट में जो पैसा मिला था वो मैंने डाक खाने में जमा किया। उससे हमें ब्याज करीब 11,500 या 12,500 महीने मिलने लगा। तो इस तरह से किस्त देने के बाद भी हम आराम से खर्चा चलाते रहे। फिर थोड़ा बहुत जो पैसा बचा था धीरे धीरे हमने 5-5 हज़ार के म्यूचुअल फंड लेना शुरू किए। पूंजी कम थी लेकिन रुझान यही था कि हम यही करेंगे, क्योंकि ये हमें आसान लगा कि बच्चे अपना नौकरी करें और ये काम हम करते हैं। तो फिर उसके बाद जब मकान की किस्त क्लियर हो गई तो 13,000 रुपये महीने तो वो बचने लगे और तब तक पेंशन भी जो 11,000 थी वो 35,000 के करीब हो गई। तो हमारे पास और ऑप्शन हो गया, पैसा सरप्लस हो गया। तो मैंने फिर डीमैट अकाउंट खुलवाया। उसके बाद मैं अपना खुलवाया अपना खुलवाया। बाद में फिर वाइफ का भी खुलवाया, फिर बेटे का खुलवाया, फिर बेटी का, फिर दामाद का, सबका खुलवा दी। मैंने कहा भाई इसमें मार्केट में एंट्री जरूरी है। सुना है आपने बच्चों का भी खुलवा दिया है? हाँ, हमारे नाती नातिन हैं उनका तो वो यूनिवर्सिटी में है तो डीमैट अकाउंट भी खुल गया। और जो पोता पोती हैं वो अभी 3 साल के हैं और उनको हमने 6 महीने में ही मार्केट में उतार दिया था। उनका पीपीएफ, सुकन्या और ये म्यूचुअल फंड चल रहा है, एसआईपी। तो जब वो 20 साल के होंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो दे विल बी हैविंग करोड़्स ऑफ रुपीज इन देयर पॉकेट। यस। तो ये बात बड़े पैमाने पर हमारे समाज में क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं, हम तो ऐसा है ना, हम देखिए सिंधियों के एपिसोड देखते हैं यूट्यूब पे। हमें जो भी ज्ञान मिलता है यूट्यूब से मिलता है। सिंधियों का, मारवाड़ियों का, पारसियों का और ये जो वैश्य समाज है, वैश्य समाज में हम देखते हैं कि 90% लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं। उनके यहाँ जो 45 बच्चा है वो तो पढ़ लिख के अपने आप IAS बन जाता है, लेकिन बाकी का तो पूरा परिवार बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है और धीरे धीरे वो बिजनेस कभी नहीं परेशान होते। हमने तो आज तक किसी बनिया को या मारवाड़ी को, सिख को, पारसी को, किसी को मजदूरी करते नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उनका शुरू से ही बातचीत जो भी होती घर में बिजनेस के बारे में बात, नौकरी के बारे में बात नहीं होती। नौकरी लायक होगा वो तो नौकरी पा ही जाएगा। जैसे हम पढ़ने में होशियार थे, हमें कोई घर वालों ने थोड़ी अफसर बनाया था। भाई घर वालों की चलती तो मेरी कक्षा 6 में ही शादी कर देते, तो कहो मैं हाई स्कूल भी ना कर पाता, बच्चे हो जाते, वो जिम्मेदारी बढ़ जाती तो हम कुछ भी ना बन पाते। लेकिन मेरे अंदर था कि मुझे बनना है, इस परिवार की दशा दिशा को बदलना है, परिवार की दिशा दशा बदलनी है। तो इसलिए हमने जो है अपने मिशन पर लगे रहे। और ऐसा नहीं कि घर वालों ने 9th में ट्राई किया, फिर 11th में किया, फिर BSc में किया, फिर इंजीनियरिंग में किया। मैंने कहा ना, बिना कामयाब हुए हम अपनी शादी नहीं करेंगे। तो पहला तो हमारा यही है। फिर हमारे भाइयों ने भी बिना जॉब में आए किसी ने शादी नहीं की। हमारी बेटी खुद जब PCS हो गई, असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेनिंग के बाद असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हो गई, तब मैंने उसके लिए PCS लड़का खोजा और PCS लड़के से शादी कर दी। दामाद भी हमारा जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्री है और बेटी हमारी एडिशनल कमिश्नर है। दलित समाज के प्रगति में बिजनेस को कितना महत्व देते हैं आप? बहुत ज़्यादा। क्योंकि बिजनेस में अभी भी कोई वैसा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आबादी दलित समाज की सबसे ज़्यादा है, कंज्यूमर वही है। तो अगर हमारे लोग दुकान खोल देंगे और 100 का ग्रुप बना लें, व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और कहें कि भैया ठीक है थोक में आप ले आएँ, और उसके बाद जो मिडिल मैन का प्रॉफिट उनको भी शेयर कर दें, 5-5% का डिस्काउंट दे दें और सामान घर पहुंचा दें, तो कोई क्यों मना करेगा? अपने आप आमदनी होगी।
तो इस तरह से कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है। पर हम तो 23 साल से हमसे लोग आर्गूमेंट करते हैं जी, जब हम ये कहते हैं कि नौकरी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ नौकरी से काम नहीं बनेगा, बिजनेस में भी जाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं लोगों का ध्यान भटका रहा हूँ, क्योंकि एक नारा आया था कभी कि हम आरक्षण से लेंगे सीएम एसपीडीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम। तो इसमें हमारा नारा बिजनेस बनो, करोड़पति बनो, बी जॉब गिवर से फिट नहीं बैठ पाता है। इसके लिए क्या अपने समाज को कैसे समझाया जाए? अब धीरे धीरे आएगी अवेयरनेस। हम तो देख रहे हैं ना, लोग जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं। हमारे जिले के तो बहुत लोग जा रहे हैं, विदेश भी जा रहे हैं पढ़ने। लोग ग्रेजुएशन करा रहे हैं, मास्टर्स करा रहे हैं, जॉब भी करा रहे हैं, उसके अलावा बिजनेस खोल रहे हैं। जैसे हमारे परिवार में एक्सीडेंट रिटायर हुए, उनका एक बेटा बी फार्मा, एक बी टेक है, उन्होंने मेडिसिन हाउस खुलवा दिया। अच्छी इनकम है, कहीं जाने हाँ, बतला रहे थे कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। 1-1.5 लाख पर डे की सेल है, एयर कंडीशन मेडिकल स्टोर है। हाँ, और क्या, बिल्कुल। तो इस तरीके से और भी लोग जो हमारे गांव के रिटायर हुए हैं, किसी ने हार्डवेयर की दुकान खोल दी है। भाई लड़का बीटेक नई नौकरी मिल रही तो उन्होंने हार्डवेयर खोल दिया। क्या दिक्कत है भाई? ये तो माँ बाप को सोचना पड़ेगा कि बच्चों को हम कैसे गाइड करें। अगर माँ बाप कहेंगे चलो बिजनेस करो, नौकरी के लिए भी कोशिश करते रहो, नौकरी लग जाए तो बहुत अच्छा है, तो बिजनेस हम देखे रहेंगे या नौकर रख लेंगे। लेकिन जब तक नौकरी नहीं लग रही तुम दुकान पर बैठो, क्या दिक्कत है? बाकी टाइम में पढ़ाई करो। तो दलित समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हमारा तो यही मैसेज है कि देखिए, जो बच्चे पढ़ने में ज़्यादा होशियार नहीं है वो दस्तकारी सीखें, जो पढ़ने में ज़्यादा होशियार नहीं। उसके बाद ITI करें, पॉलीटेक्निक करें, बीटेक करें, मेडिकल करें, पैरामेडिकल करें, और प्राइवेट में जहाँ जो जॉब मिले, सरकारी का इंतजार न करें। जहाँ उनका प्लेसमेंट हो जाए उसमें चले जाए, और सरकारी की भी कोशिश करते रहे। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार में भी हमारे आदमी होना इसलिए ज़रूरी है कि जब सामाजिक उत्पीड़न होता है तो जो सरकार में बैठे लोग हैं वही कुछ मदद कर सकते हैं। नेता तो बहुत बाद में आता है। सबसे पहले तो जो अधिकारी वहाँ तैनात है, अगर वो बहुजन समाज के प्रति हमदर्दी रखता है तो वो तुरंत एक्शन ले लेगा अपने लिए, चाहे उसकी कुर्सी रहे या न रहे, लेकिन वो मदद करेगा। तो हमारे जिलाधिकारी भी ज़रूरी है, पुलिस कप्तान भी ज़रूरी है, मिनिस्टर भी ज़रूरी है, सब ज़रूरी। लेकिन अगर हम सिर्फ जिलाधिकारी में ही लगे रहें और बाकी के सारे क्षेत्र छोड़ दें तो वो तो गलत है ना। आबादी हमारी इतनी ज़्यादा है, नौकरी में सारे नहीं खप सकते। भाई 1000 में 1-2 को नौकरी मिल गई तो 998 लोग क्या करेंगे? तो उनको तो बिजनेस में जाना चाहिए। भाई बनियों को देखिए, सब बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और जबकि उनके तो कंज्यूमर भी बहुत थोड़े हैं, वो तो हम ही आप उनको बिजनेस दे रहे हैं। तो अगर हमारा बिजनेस हम ही में हो जाए तो इसमें क्या बुराई है? किसने मना किया? जो कम पढ़े लिखे लड़के हैं साइकिल से डिलीवरी करने लगे, जो थोड़े होशियार हैं वो बाइक से करने लगे, कार से करने लगे, डिलीवरी दीजिए, ऑर्डर लीजिए, किसने मना किया है? और जो हमारा मिडिल क्लास तबका है, अपर मिडिल क्लास है, वो स्टोर रूम खोल दे, सीधा थोक में सामान मंगाए और डिस्ट्रीब्यूट करते, शहर शहर, तहसील तहसील, गांव गांव, ब्लॉक ब्लॉक। किसने मना किया है? इसमें तो कोई आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। भाई आपका व्यवहार अच्छा होगा, सब आपसे लेंगे। दूसरा बेनिफिट आप दें, जब आप डिस्काउंट देंगे, सारा खेल बिजनेस में डिस्काउंट का है, तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट दीजिए उन्हें, कम से कम प्रॉफिट रखिए। क्योंकि 1000 लोगों को आप सप्लाई कर रहे हो तो 1000 का प्रॉफिट तो आपके तो इकट्ठा हो रहा ना एक जगह है, तो आपका तो वैसे कोई कमी होगी नहीं। मान लो आपको 2% भी मिल गया और आपने 10% कंज्यूमर को दे दिया, तो कंज्यूमर तो खुशी खुशी ले लेगा कि और जगह तो हम MRP पे खरीद रहे हैं, यहाँ तो हमें 10% का डिस्काउंट मिल रहा है और घर बैठे मिल रहा है और अपने समाज का मिल रहा है, तो कोई क्यों मना करेगा? आप सामान उन्हीं कंपनियों का बेचो। जब तक आपकी कंपनियां नई मैन्युफैक्चरिंग बनती हैं तब तक जो जितनी मल्टीनेशनल कंपनी उनका माल थोक में मंगाइए और बेचिए। और महाराष्ट्र में ये चल भी रहा है, वहाँ पे सोसाइटीज बन गई हैं और वो लोग इस काम को करते हैं। बुद्ध विहार में बैठ जाते हैं, वहाँ ट्रक पे आया सामान और सब अपनी अपनी कार में लाद के चले जाते हैं, जिसका जितना हिस्सा होता है उसका जो प्रॉफिट है वो भी बांट लेते हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है। सर आपसे आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं जी, उसमें अब ठेके पर लोगों को नौकरी दी जा रही है, नौकरियां कम की जा रही हैं, बैंकों पर प्राइवेटाइजेशन का खतरा बढ़ रहा है जी।
स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है लोगों को, फिर फ्रीशिप ख़त्म हो रही है, अपने समाज में गुस्सा क्यों नहीं है? अब इसका जवाब क्या दिया जाए? गुस्सा इसलिए नहीं है कि जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है वो कंफर्टेबल है, उसे ना बैंक में दिक्कत है, उसका घर भी है, मकान भी है, फ्लैट भी है, कॉमर्शियल भी है, सब कुछ है, उसके बच्चे विदेशों में भी पढ़ रहे हैं, तो उसे तो कोई दिक्कत है नहीं। और आप जानते हो बिना बुद्धिजीवी के कोई क्रांति होती नहीं। बिना पढ़ा लिखा आदमी जो रोज कमा रहा खा रहा, उसको काहे का गुस्सा आएगा? वो तो ये सोचता है कि भाई पहले भी हम मजदूर थे, अब भी मजदूर है, आगे मजदूर रहेंगे, उसको तो एक दिन का रोजगार मिल जाए उसके लिए वही खुशी का दिन है, वही उसकी दीपावली है। अगर उसको डेली रोजगार मिल जाए तो वो समझता है दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश नसीब हूँ, अगर उसको 30 दिन रोजगार मिल जाए। चलिए, हम दोहरे साहब की तरह से हमारे समाज में 5-10% भी लोग हो जाएं तो क्रांति हो जाएगी। दोहरे साहब की लाइफ का निचोड़ ये है कि पहले खुद पढ़ो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के बाद अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाओ, और उसके बाद समाज की तरफ ध्यान दो, समाज के लोगों को हर स्तर पर हेल्प करो, दान देना भी सीखो, और बिजनेस की तरफ हमें जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये नॉलेज शेयर करने के लिए, और आपसे हम मिलते रहेंगे, आपसे हमारी बातचीत होती रहती है। जय भीम, जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय।